लेक्चर 25। पेज 1। मौर्योत्तर काल, ब्राह्मण वंश 185 BC to 240 AD, शुंग वंश 185 BC to 75 BC। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। ये प्रारंभ में बृहद्रथ के सैन्य मंत्री थे। इन्होंने बृहद्रथ को मारकर पाटलिपुत्र के सिंहासन पर अधिकार किया था। ये एक कट्टर ब्राह्मण शासक थे। इन्होंने ब्राह्मण धर्म को व्यापक स्तर पर संरक्षण दिया एवं बौद्ध धर्म को हानि पहुंचाई। ऐसा माना जाता है कि अशोक के द्वारा बनवाए 84,000 स्तूपों को पुष्यमित्र शुंग ने नष्ट करवाया था। 84,000 स्तूपों की जानकारी बौद्ध ग्रंथों से प्राप्त होती है। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। पुष्यमित्र शुंग के इन यज्ञों में महर्षि पतंजलि मुख्य पुरोहित थे। पतंजलि को योग का पिता भी कहा जाता है। पेज 2। पतंजलि ने 2 प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे। 1. योग सूत्र माइनस योग। 2. महाभाष्य माइनस व्याकरण। पुष्यमित्र शुंग ने उज्जैन को जीतकर उसे अपनी दूसरी राजधानी स्थापित किया था। पहली राजधानी पाटलिपुत्र थी। पुष्यमित्र शुंग के काल में चेदी वंश के शासक खारवेल का आक्रमण हुआ था और उसे पराजित कर दिया। पुष्यमित्र शुंग के काल में भागवत धर्म, वैष्णव धर्म प्रसिद्ध होने लगा। पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु के बाद उनका पुत्र अग्निमित्र सिंहासन पर बैठा। महाकवि कालिदास ने शासक अग्निमित्र पर मालविकाग्निमित्रम नामक ग्रंथ लिखा। अग्निमित्र ने विदिशा में लंबे समय तक शासन किया, राज्य को शक्तिशाली बनाया। ज्ञातव्य है कि पुष्यमित्र शुंग ने सांची स्तूप को तुड़वा दिया, परंतु अग्निमित्र ने सांची स्तूप का जीर्णोद्धार करवाया। पेज 3। इस वंश के एक अन्य प्रमुख शासक भागभद्र थे। भागभद्र वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। भागभद्र के शासनकाल में एक प्रसिद्ध यूनानी राजदूत हेलियोडोरस भारत आया था। हेलियोडोरस यूनान के राजा एंटिआल्किड्स एंशियलसाइडस के राजदूत थे। हेलियोडोरस ने विदिशा में बेशनगर अभिलेख या गरुड़ ध्वज स्तंभ स्थापित करवाया। इस अभिलेख से हमें भागवत धर्म की जानकारी प्राप्त होती है। इस वंश के अंतिम शासक देवभूति थे, जिसे वासुदेव ने मारकर कण्व वंश को स्थापित किया। पुष्यमित्र शुंग के काल में 2 यवन विदेशी आक्रमण हुए, जिसमें अग्निमित्र पराजित हुआ। 1. पहला नेतृत्व माइनस डेमेट्रियस। 2. दूसरा नेतृत्व माइनस मिनांडर मिलिंद। पेज 4। कण्ववंश 75-30 BC। कण्ववंश के संस्थापक वासुदेव थे। वासुदेव ने देवभूति की हत्या करके पाटलिपुत्र का सिंहासन प्राप्त किया था। कण्वों की राजधानी पाटलिपुत्र थी। इस वंश के शासकों ने साम्राज्य विस्तार पर बल नहीं दिया। इस वंश के अंतिम शासक सुशर्मन थे। कहा जाता है कि इनकी हत्या सातवाहनों के द्वारा कर दी गई, जिससे उत्तर भारत में राजनीतिक शून्यता की स्थिति पैदा हो गई। कण्वों के पतन के 2 कारण थे। -1. उत्तर भारत में विदेशी आक्रमण। 2. सातवाहनों का दक्षिण भारत में उदय। चेदी वंश। इस वंश की जानकारी हमें मुख्यतः हाथी गुम्फा और रानी गुम्फा अभिलेखों से मिलती है। चेदी वंश को चेतस वंश के नाम से भी जाना जाता है। पेज 5। इस वंश के संस्थापक महामेघवर्मन थे, परंतु इस वंश के महानतम शासक खारवेल थे। हाथी गुम्फा अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है कि इन्होंने कलिंग पर शासन किया था। खारवेल ने जैन धर्म अपनाया था। इन्होंने 2 प्रसिद्ध अभियान करवाए थे। 1. उत्तर भारत माइनस पुष्यमित्र शुंग को पराजित किया। 2. पांड्य देश पर। इनके द्वारा हाथी गुम्फा और रानी गुम्फा जैसी गुफाओं का निर्माण करवाया गया। खारवेल ने अपने शासन में नहरों एवं बांधों का भी निर्माण करवाया। आंध्र सातवाहन वंश 60 BC to 240 AD। ऐसा माना जाता है कि सातवाहनों ने 400 से ज्यादा सालों तक दक्कन पर शासन किया है। अशोक के अभिलेखों में सातवाहनों को आंध्र कहा गया है। पेज 6। प्रारंभिक चरण में ये एक जनजातीय जीवन जीते थे। इनकी राजधानी प्रतिष्ठान पैठानपुर थी, जो महाराष्ट्र में है। इस वंश के शासकों ने ब्राह्मण धर्म अपनाया था। सिमुक ने सातवाहनों का विस्तार किया। सिमुक की मृत्यु के पश्चात उनका भाई कृष्ण सिंहासन पर बैठा। कृष्ण ने सातवाहनों का साम्राज्य विस्तार किया। इस वंश के 17वें राजा हाल थे। हाल ने न केवल साम्राज्य विस्तार किया, अपितु कला एवं संस्कृति को भी संरक्षण दिया। हाल की साहित्य में अत्यधिक रुचि थी। इन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ गाथा सप्तशती को लिखा था। इस वंश के महानतम शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी 106 AD to 130 AD थे। पेज 7। गौतमीपुत्र सातकर्णी साम्राज्य विस्तार एवं कला के संरक्षक के रूप में जाने जाते थे।
गौतमीपुत्र सातकर्णी की माता का नाम गौतमी बलश्री था। नासिक अभिलेख से हमें इनके विषय में जानकारी मिलती है। नासिक अभिलेख में इनकी माता कहती हैं कि मेरे पुत्र के घोड़े 3 समुद्रों का पानी पीते हैं। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शकों, पार्थियनों एवं कुषाणों को पराजित किया था। इन्होंने नासिक के शकों के शासक नहपाण को पराजित किया था और प्रसिद्ध हुए। ये एक ब्राह्मण के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस वंश के एक अन्य महानतम शासक वशिष्ठिपुत्र पुलुवामी थे। पेज 8। वशिष्ठिपुत्र पुलुवामी ने सातवाहनों के राज्य का विस्तार कृष्णा नदी तक किया था। इसी समय में पुनः उज्जैन के शक शासक रुद्रदामन ने आक्रमण कर पराजित कर दिया, पर दोनों में वैवाहिक संबंध बन गए। वशिष्ठिपुत्र पुलुवामी ने अमरावती कला को संरक्षण दिया, अमरावती स्तूप का निर्माण करवाया। वशिष्ठिपुत्र पुलुवामी ने जहाज के आकृति के सिक्के का प्रचलन किया, जो इस बात का सूचक है कि ये समुद्री व्यापार इत्यादि से परिचित थे। जहाज की आकृति वाला सिक्का सीसा का बना था। इनकी राजकीय भाषा प्राकृत थी। सातवाहन वंश का अंतिम शासक पुलुवामी चतुर्थ था। पेज 9। सातवाहनों का महत्व। सातवाहनों ने दक्षिण भारत में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। सातवाहनों के द्वारा स्थापित कर व्यवस्था अत्यधिक उदार थी। सातवाहनों ने व्यापार का विस्तार किया था। सातवाहनों का समाज मात्र सत्तात्मक समाज था। विदेशी आक्रमण। हिंद यूनानी 2 शताब्दी BC 2 शताब्दी AD। हिंद यूनानियों को यवनों के नाम से भी जाना जाता है। हिंद यूनानियों ने पहला आक्रमण बैक्टीरिया उत्तरी अफगानिस्तान पर किया था। पेज 10। कहा जाता है कि मध्य एशिया में इनका विवाद मुख्य रूप से शकों एवं कुषाणों से हुआ था। भारत में हिंद यूनानियों की 3 शाखाएं थीं। प्रथम शाखा ने उत्तरी अफगानिस्तान के बैक्टीरिया पर शासन करती थी, जबकि दूसरी शाखा तक्षशिला में प्रसिद्ध हुई। तक्षशिला के शासक एंटियालकिड्स थे और इन्हीं का राजदूत हेलियोडोरस था। मिलिंद और नागसेन के संवाद पर आधारित ग्रंथ मिलिंद पन्हों, मिलिंद के प्रश्न नामक ग्रंथ लिखा गया था। मिलिंद ने साम्राज्य विस्तार किया था। इनकी राजकीय भाषा संस्कृत थी। भारत में हिंद यूनानियों का योगदान। भारत में सर्वप्रथम हिंद यूनानियों ने सोने के सिक्के चलवाए थे। इन्होंने ही सर्वप्रथम लेख वाले सिक्के चलवाए थे। पेज 11। इन्होंने भारत में नहरों एवं बांधों का निर्माण करवाया। इन्होंने ज्योतिष एवं औषधि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने भागवत धर्म अपनाया और प्रसारित किया। इन्होंने गांधार कला पर इनका प्रभाव देखा जा सकता है। शक 1 शताब्दी BC 1 शताब्दी AD। शकों को सीथियंस के नाम से भी जाना जाता है। भारत में शकों का आक्रमण लगभग प्रथम सदी AD में हुआ था। शक मध्य एशिया से आए थे। पेज 12। भारत में शक 5 शाखाओं में विस्तारित हुए। 1 अफगानिस्तान गांधार। 2 मथुरा उत्तर प्रदेश। 3 तक्षशिला पाकिस्तान। 4 उज्जैन मध्य प्रदेश। 5 गिरनार। शकों की भारत में सबसे शक्तिशाली राजधानी तक्षशिला थी। भारत में शकों के द्वारा राज्य की एक क्षत्रक प्रणाली का विकास किया गया था। यहाँ क्षत्रक का अर्थ है एक विशेष क्षेत्र का अधिपति है, वहीं महाक्षत्रक का अर्थ है सबसे बड़ा शासक। भारत में सातवाहनों, गुप्तों एवं कुषाणों के साथ शकों का संघर्ष हुआ। कहा जाता है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शकों को पराजित कर दिया था, परंतु भारत में सबसे शक्तिशाली शक शासक रुद्रदामन 1301-1508 था। पेज 13। रुद्रदामन ने भारत में शक साम्राज्य का विस्तार सबसे अधिक किया। रुद्रदामन के विषय में जानकारी हमें जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है। इसी अभिलेख के अनुसार बिना बेगार विष्टि के इन्होंने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी। पार्थियंस 1 शताब्दी BC 1 शताब्दी AD। पार्थियंस आक्रमणकारी ईरान से भारत आए थे। इन्हें पहलव के नाम से भी जाना जाता था। भारत में इन्होंने अपनी राजधानी तक्षशिला के पास पेशावर में स्थापित की थी। यद्यपि इनकी राजधानी को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। भारत में पार्थियंस ने शकों को पराजित किया था। इस वंश के भारत में प्रथम शासक मिथ्राडेट्स थे, परंतु इस वंश के महानतम शासक गोंडोफर्निस थे। पेज 14। गोंडोफर्निस ने पेशावर को जीत लिया। इनके काल में भी भारत में पहली बार ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस आए थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसी काल में भारत में ईसाई धर्म का आगमन हुआ। कुषाण वंश 50 BC to 240 AD। भारत में होने वाले विदेशी आक्रमणों में कुषाणों का आक्रमण चीन से हुआ।
कुषाण चीन की यूची जनजाति से संबंधित थे। कुषाणों को तोचेरियन नाम से भी जाना जाता था। कहा जाता है कि यूची जनजाति पशुपालन के कार्य से संबंधित थी। भारत में कुषाणों के प्रथम शक्तिशाली शासक कुजुल कड़फिसीस थे। इन्हीं को भारत में कुषाण वंश का संस्थापक भी कहा जाता है। पेज 15। कुजुल कड़फिसीस ने 15 ईस्वी 64 ईस्वी तक शासन किया। इसके पश्चात इनके उत्तराधिकारी विम कड़फिसीस गद्दी पर बैठे। विम कड़फिसीस एक शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने भारत में कुषाण साम्राज्य का विस्तार किया। वो शैव धर्म का उपासक था। उसने भारत में सोने के सिक्के सबसे शुद्ध चलवाए थे। विम कड़फिसीस ने महेश्वर नामक उपाधि धारण की थी। विम कड़फिसीस के पश्चात उनका पुत्र कनिष्क सिंहासन पर बैठा। कनिष्क को भारत में दूसरा अशोक कहा जाता है, क्योंकि कनिष्क ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को अपनाया। पेज 16। कनिष्क ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया एवं उसका विस्तार किया। कनिष्क के काल में ही कुंडलवन कश्मीर में चौथी बौद्ध सभा का आयोजन किया गया। इन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार मध्य एशिया से लेकर वाराणसी तक किया। इन्होंने भारत में अपने राज्य की 2 राजधानियां बनाईं। 1 पेशावर - राजनीतिक, 2 मथुरा - सांस्कृतिक। कनिष्क ने साम्राज्य विस्तार के क्रम में पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था और उन्होंने पाटलिपुत्र को भारी हानि पहुंचाई और यहां से कई प्रमुख बौद्ध भिक्षुओं को वे अपने साथ ले गए। इनमें प्रमुख बौद्ध सन्यासी अश्वघोष भी शामिल थे। इन्होंने चीन पर भी हमला किया और पांचाओं नामक शासक ने इन्हें पराजित कर दिया। पेज 17। इनकी उपलब्धियों का वर्णन सारनाथ अभिलेख में किया गया है। कनिष्क सभी धर्मों का समान आदर करते थे। इनके काल में राजत्व का दैवीय सिद्धांत प्रसिद्ध हुआ। इन्होंने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। इन्होंने भारत और चीन के मध्य व्यापार के विस्तार के लिए नाथुला दर्रे का निर्माण करवाया। नाथुला दर्रे को रेशम मार्ग भी कहा जाता था। कनिष्क ने शकों के शासक नहपाण को पराजित कर दिया। नहपाण को हराने के पश्चात कनिष्क ने शक संवत 78 AD की शुरुआत की थी। आज़ादी के बाद भारत सरकार ने शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग 22 मार्च 1957 घोषित किया। पेज 18। नोट: विक्रम संवत की शुरुआत उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने 57 ईसा पूर्व में की थी। शक संवत एवं विक्रम संवत का अंतर 135 वर्ष है। वर्तमान शक संवत -2025 - 78 = 1947। वर्तमान विक्रम संवत -2025 + 57 = 2082। कनिष्क के दरबार में कुछ प्रमुख विद्वान रहते थे। चरक आयुर्वेद के प्रथम वैद्य, चरक संहिता, सुश्रुत शल्य चिकित्सा के पिता, अश्वघोष बुद्धचरित और सौंदरानंद, नागसेन नागार्जुन माध्यमिक शून्यवाद का सिद्धांत। कनिष्क की मृत्यु के पश्चात भारत में कुषाण वंश का पतन होने लगा। 3री शताब्दी के प्रथम चरण में दूसरा महान साम्राज्य अस्तित्व में आया। पेज 19। गुप्त साम्राज्य 240 AD to 550 AD। भूमिका, स्रोत, प्रमुख शासक, प्रशासन, समाज, न्यायिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, धर्म। भूमिका: गुप्त साम्राज्य प्राचीन काल में दूसरा सबसे बड़ा राज्य था। इस साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा की गई, परंतु उसे चरमोत्कर्ष पर समुद्रगुप्त ने पहुंचाया। गुप्त शासकों ने न केवल एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, बल्कि एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक संरचना, न्यायिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, स्थापत्य कला और चित्रकला के क्षेत्र में भी शानदार योगदान दिया। इसीलिए प्राचीन भारत में गुप्त काल को स्वर्णिम काल के नाम से जाना जाता है। पेज 20। गुप्त साम्राज्य के स्रोत। गुप्त काल को जानने के मुख्य रूप से 3 प्रकार के स्रोत हैं। 1 पुरातात्विक स्रोत, 2 साहित्यिक साक्ष्य, 3 विदेशी यात्रियों के विवरण। पुरातात्विक स्रोत: इन स्रोतों के अंतर्गत अभिलेख, सिक्के, भवन निर्माण, मूर्तिकला, चित्रकला इत्यादि आते हैं।